दोस्तों 8 मार्च 2014 यानी कि आज से 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 जो कि मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से होकर चाइना के कैपिटल बीजिंग को जाना था, जिसमें 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर थे, जिसमें अधिकतम पैसेंजर चाइना से थे, जिनके ताल्लुकात चाइना से थे। दोनों कैप्टन, एक 53 ईयर्स ओल्ड ऑफ कैप्टन जिनका नाम जरीन अहमद शेख था, जिनका 33 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर मिस्टर फारिक अहमद हमीद का 7 साल का एक्सपीरियंस था फ्लाइंग का। ताज्जुब की बात करें तो मलेशियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट 777 जिसका पिछले अनेक दिनों से कोई कंप्लेन नहीं था, ना कोई इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फॉल्ट का कुछ खबर था। जहाज़ पूरी तरह से उड़ाने के लिए तैयार थी। और पते की बात यह है कि दोस्तों ये इंडियन ओशन के ऊपर उड़ने वाला रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन था, जो कि मलेशिया और चाइना के बीच रोज़ 5 घंटे और 34 मिनट तय करता था, देख सकते हैं आप। लेकिन उस दिन का फ़्लाइट शायद उनके लिए नॉर्मल नहीं था, कुछ एबनॉर्मल से बढ़ के भी था, क्योंकि जो फ्लाइट MH370 पे लोग 5 घंटे 34 मिनट का फ्यूल लेते थे, वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल लिया गया और यही कारण हुआ इसका। मैं आगे बताऊंगा। यहाँ 5 घंटे 34 मिनट से ज़्यादा 7 घंटे 41 मिनट का फ्यूल लिया गया, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता 2 घंटे 15 मिनट ज़्यादा का फ्यूल लिया गया। तो खुदा न खास्ता कहीं वेदर ख़राब हो या कहीं फ़्लाइट को डाइवर्ट करना पड़े तो उस केस में वो फ़्लाइट को हम यूज़ कर सकते हैं उस फ्लाइट में। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 first level. 370, we are ready. Requesting for 340 to base. ये ATC और मलेशियन एयरलाइन 370 के पायलट के बीच का कन्वर्सेशन था दोस्तों। 8 मार्च 2014 के दिन ठीक टाइम पे फ़्लाइट मलेशिया के कुआलालंपुर से 12:42 पर टेकअप होती है और अपने नियमित समय के अनुसार कैप्टन पहले और बाद में टेकअप होने से पहले ATC का परमिशन लेकर टेकअप के लिए निकलते हैं। मलेशियन के कुआलालंपुर के जुडिशियल से बढ़ते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए 20 मिनट का यात्रा तय करते करते अब उनको रात के 1:09 पे वियतनाम के जुडिडिक्शन में जाना था, कुआलालंपुर के जुडिडिक्शन से निकलकर। दोस्तों देख सकते हैं, तब तक किसी भी फ्लाइट का एक रडार का होता है कि टाइम टू टाइम अपना GPS के थ्रू अपना लोकेशन ट्रांसमिट करते रहते हैं नियर बाई जहाँ भी रडार होता है उस रडार के। उस दिन भी सब ठीक ही चला था। फ्लाइट में कुआलालंपुर से निकलने के समय उन्होंने 1:19 पे लास्ट मूवमेंट। तो दोस्तों उनका आखिरी अल्फाज कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनिए कि उन्होंने उनको क्या बोला। लास्ट अल्फाज उनका वही था जब उन्होंने मलेशिया कुआलालंपुर से जब उनका रास्ता टूटा। तो आप सुन सकते हैं, अभी आपके वीडियो में सुनाया जाएगा। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Malaysian 370. दोस्तों इसका मतलब था कि अब फ़्लाइट को वियतनाम के हो चिन मी से कांटेक्ट करना है, वहाँ के ATC टावर से, और यहाँ से कनेक्शन ख़त्म करके, क्योंकि अब वो वियतनाम के जुडिशियल में जा रहे हैं तो उन्होंने गुड नाइट मैसेज भी किया था, गुड नाइट MS370 करके। ये मगर ना ही रडार को पता था ना ही कैप्टन को पता था कि ये उनका ये लास्ट मैसेज होने जा रहा है। दोस्तों बड़ा सुनने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मतलब ये उनका लास्ट मैसेज। फ़्लाइट अपने नियत समय से उड़ता जा रहा था और समय के अनुसार 37 मिनट्स की फ़्लाइंग हो चुकी थी। दोस्तों तो होता कुछ ऐसे है कि जब भी रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से फ़्लाइट जिस ATC टावर से होते गुजरती है वहाँ उनको कांटेक्ट करते हुए आगे निकलती है। रात के 1:21 पर उस दिन नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। उनको ATC को आंसर करके सभी ATC का टावर से कांटेक्ट करता है। हो ची मिन्ह में करीब रात के 1:21 पे अचानक से फ़्लाइट रडार से गायब हो जाती है, यानी कि ना वो हो चि मिन्ह के कांटेक्ट में रहती है ना ही कुआलालंपुर के कांटेक्ट में रहती है। ये बात टावर से लेके हो चि मिन्ह और वियतनाम को दोनों को ही और कुआलालंपुर दोनों को ही पता चल चुका होता है कि ये फ़्लाइट रडार से अभी गायब हो चुकी है। कुआलालंपुर के डेली प्रैक्टिस के हिसाब से अगर वो बात करें तो उन्होंने ये सोच रखा था कि शायद वियतनाम के जुडिशियल में जाने के बाद ये उनका कांटेक्ट संपर्क ख़त्म हो गया है, तो वियतनाम के जुडिशियल से कांटेक्ट करने के बाद वो फ़्लाइट आगे प्रोसीड कर गया बीजिंग के लिए। तो उन्होंने ATC ने
वो वियतनाम के एटीसी से कांटेक्ट करते हैं, बट वियतनाम को भी वो एटीसी बताते हैं कि मतलब फ़्लाइट हमारे जुरिडिक्शन से भी गायब हो चुका है, मतलब पूरे रडार से गायब हो चुका है। मतलब बहुत ही भयावह स्थिति थी वहाँ पे। फ़्लाइट बिल्कुल रडार से दोनों वियतनाम और कोलालमपुर दोनों के कांटेक्ट से गायब हो चुका था। सवेरे सवेरे होने तक एटीसी में काफ़ी भगदड़ मच जाती है और मतलब दोनों ने जो ऑन ग्राउंड सर्विसेज होता है वहाँ भी सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि फ़्लाइट अचानक से गायब हो चुकी है और अभी तक फ़्लाइट का रडार से कुछ पता नहीं चलता है। तभी तक 6:15 की मॉर्निंग में, जो कि एक्चुअल टाइम होता है बीजिंग में पहुंचने के लिए, जो फ़्लाइट का, उस फ्लाइट में नहीं पहुंचने से वहां भगदड़ होती है। फिर भी लोगों की उम्मीद थी कि शायद अपने नियमित समय के हिसाब से फ़्लाइट 6:15 पे फ़्लाइट को उतरेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तब जाके मॉर्निंग में हो चिन मिन और कुआलालंपुर का वो स्पेस जहाँ से फ़्लाइट गायब हुआ था, वहाँ पे छोटा सा एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है दोस्तों। और सर्च ऑपरेशन 4-5 घंटे 6 घंटे करने के बाद भी वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। 22 एयरक्राफ्ट के साथ उस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। अगले दिन उन्होंने तक सारे देश की न्यूज़ खबरों में ये आ जाती है कि मलेशियन फ़्लाइट MS-370 फ़्लाइट रडार से गायब। सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह, सब वेबसाइट वगैरह में न्यूज़ आ जाती है कि ऑलरेडी MS-370 जो है गायब हो चुका है रडार से। काफ़ी देर तक सर्च ऑपरेशन किया था, लेकिन रडार से अभी भी वो फ़्लाइट मिलता नहीं है। बड़ा ही सनसनीखेज खबर था और क्वेश्चनेबल था कि अचानक ये फ़्लाइट गया तो इस स्पेस से गया तो गया कहाँ। बहुत क्वेश्चनेबल था। सब लोगों के मन में बस एक ही क्वेश्चन आता कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना सर्च ऑपरेशन करीब 2-4 दिनों तक, 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन किया गया, बट उस फ्लाइट को नहीं पाया गया। लेकिन दोस्तों, उस सिविलियन एटीसी के थ्रू से ये मतलब उस रडार से चला गया था। लेकिन मलेशियन मिलिट्री का एक रडार है, उसी 8 मार्च को जब फ़्लाइट जब गायब हुई थी तो सिविल के एटीसी से गायब हो गई थी, बट मलेशियन मिलिट्री के एक एटीसी के रडार में उस फ्लाइट को देखा गया था। अब उस बीच में क्या हुआ हम आपको बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यह कि कोलालमपुर से निकलने के बाद आगे जाके एयरक्राफ्ट राइट टर्न लेने के बाद फिर से यू टर्न लेके मलेशिया की तरफ ही आता है। देख सकते हैं फ़्लाइट का डायरेक्शन आते आते वो मलेशिया का ही एक नियर बाई सिटी जो कि पियांग है उसे होते हुए इस जो लोकेशन है मलाका सोलर्ट के पास में जाके आगे बढ़ते बढ़ते वो इंडियन ओशन के इस स्पेस पे जाके वहाँ पे उसके बाद उसका दिखना बंद हो जाता है। तब तक मिलिट्री के रडार पे होता है 2:22 पे रात को। उसके बाद से ना ही ये तो फ्लाइट मिलिट्री के रडार पे था, ना ही सिविलियन के रडार पे था दोस्तों। बड़ी आश्चर्य की बात है। लोग इस बात से हैरान थे कि जो एयरक्राफ्ट को बीजिंग के सामने जाना था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों गया। अब रेस्क्यू टीम जो गल्फ ऑफ थाईलैंड और चाइना के सी में ढूंढ रही थी, अब वो रेस्क्यू टीम अब नया जो लोकेशन है वो कि इंडियन ओशन आइलैंड उसमें ढूंढना स्टार्ट किया जहाज़ के, कि ये लोकेशन में ही लास्ट टाइम मिलिट्री के। अगले दिन एक और चौंकाने वाली खबर आई कि जब मलेशियन एयरलाइंस MS-370 जो कि मिलिट्री रडार से 2:22 पे गायब हुई थी, लेकिन वो लगातार एक सैटेलाइट के टच में थी, जिस सैटेलाइट का नाम इमारसेट है। जो हम आपको यहाँ पे एक बताना चाहेंगे कि किसी भी एयरक्राफ्ट में जब उसका खुद का अपना GPS सिस्टम का जो कि वो दूसरे रडार से कांटेक्ट करते हैं उनका ख़त्म हो जाए, तो वो रेगुलर बेसिस पे ये बोइंग एयरक्राफ्ट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, तो किसी भी सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसके बेस पे वो फ्लाई करते रहते हैं। इस सैटेलाइट का नाम इमर्सर था, जो जस्ट का वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत सारे डाटा एनालिसिस के बाद देखा गया कि 2:22 मतलब रात के 2:22 पे जहाज़ का कांटेक्ट ख़त्म होने के बावजूद भी जहाज़ इस डायरेक्शन में लेफ्ट वार्ड्स लेने के बाद इंडियन ओशन के ऊपर ही फ्लाइंग करता रहा करीब 5 घंटों तक। अगले 5 घंटों तक फ्लाई करता रहा और मॉर्निंग के 8:19 पे लास्ट सिग्नल उन्होंने सैटेलाइट इमर्सेट को दिया। उसके बाद इस जहाज़ का कोई सिग्नल ना देखा गया, ना ही मिलिट्री पे, ना ही सिविल पे, ना ही किसी सैटेलाइट के बाद। बड़ी ही दुखद घटना है। उसके बाद कहीं कुछ, ये डायरेक्शन देख सकते हैं, ये डायरेक्शन जहाज़ बढ़ते बढ़ते इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करते करते आप देख सकते हैं ये इस लोकेशन पे पहुंचती है जो आने वाले ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक आइलैंड है उसके ऊपर में। ये कर्व सेक्शन में आके जहाज़ अंतिम बार गायब होता है।
ये MH370 कहाँ से चलकर ये लास्ट सेक्शन इनका जो है लास्ट लोकेशन ये कर्व एरिया जो इंडियन ओशन के अंदर में है, करीब 8 घंटों की फ्लाइंग के बाद दोस्तों। बड़ा ही विचित्र घटना है, आप देख सकते हैं। और ये भी देखा गया कि जहाज़ जब लैंड किया होगा तो नोज़ के बल लैंड किया गया था, जिससे जहाज़ का कुछ मलबा भी नहीं मिला। अगले दिन से इस कर्व सेक्शन के ऊपर ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि इसका स्पेस इंडिया के मैप से भी ज़्यादा है। ये सर्च ऑपरेशन शुरू करने के बावजूद भी अभी तक उसका कुछ खबर नहीं है, क्योंकि जहाज़ का जब तक ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट ना आ जाए तब तक जहाज़ के साथ क्या हुआ ये बताना बड़ा ही मुश्किल काम है। उस जहाज़ के साथ क्या हुआ था, फ्यूल कम होने की वजह से कैसे लैंड किया, क्या किया, ये सारी बातें ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही बताई जा सकती है दोस्तों। बड़ी दुखद घटना है MH370 के साथ। ये सारे रेस्क्यू टीम उस बीच में लगे रहे, बट कुछ भी खोज खबर। ये 8 साल होने को जा रहा है और इसमें और करीब $160 मिलियन भी खर्च हो चुका है। लेकिन कुछ दिन के सर्च ऑपरेशंस के बाद में फाइनली 2015 में इसका फ्लैपरॉन मिला। फ्लैपरॉन, ये जब फ्लैप हम डाउन करते हैं लैंडिंग के टाइम में, ये एक ऐसा पार्ट है तो लैंडिंग से पहले फ्लैप को अप करना पड़ता है, तभी फ्लैप डाउन होता है और उसके बाद से गैस डाउन होता है दोस्तों। लेकिन फ्लैप पार्ट का पोजीशन देख के पता चला कि जब जहाज़ लैंड किया होगा तो नोज़ के बल गिरा होगा, क्योंकि लैंडिंग से ठीक पहले फ्लैप डाउन नहीं था। बहुत सारे डाटा एनालिस्ट विशेषज्ञों के अनुसार देख सकते हैं इसका पोजीशन कैसे लैंड किया होगा। उसके बाद बहुत सारे सालों में बहुत कुछ इसका पार्ट्स मिला, बट फ्लाइट का अभी तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है दोस्तों। बहुत सारे पार्ट्स मिले, विंग्स का, फ्यूजलेज का बहुत सारा पार्ट्स मिला, बट इनका कंप्लीट अभी तक ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट नहीं। जहाज़ के अंदर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, सोच के ही बहुत रेस्क्यू टीम ने भी बहुत काफ़ी मेहनत किया था, बट अभी तक कुछ खोज खबर के बाद भी सब उसका एयरक्राफ्ट का अता पता अभी तक नहीं चल पाया है दोस्तों। लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि जहाज़ में इलेक्ट्रिकल फेलियर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहाज़ में ये क्रैश हुआ होगा, बट ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट जब तक ना आए कुछ भी बताना बहुत ही मुश्किल है। ये है MH370 का कंप्लीट रिपोर्ट। जहाज़ कहाँ है, किस लोकेशन पे, बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे डाटा एनालिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने किया, बट अभी के डाटा के अनुसार देखा जाए तो मिस्टर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि इसका लोकेशन जो कर्व सेक्शन जो इंडियन ओशन के पास में था वहीं पे इसका हो सकता है। और अब उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से अभी ये कंट्री फिर से दोबारा से इसके रेस्क्यू के लिए जा सकती है। ये कर्व सेक्शन जो आपकी देख सकते हैं, इस जहाँ पे जहाज़ अंतिम बार देखा गया था, जहाँ उस जहाज़ का डिस्कनेक्शन 4000 मीटर्स इंडियन ओशन आइलैंड के नीचे गया था। दोस्तों ये था MH370 का फुल रिपोर्ट। जैसे ही कोई ये टाइटैनिक भी करीब 74 साल के बाद उसके बारे में सही खबर मिलने को मिली, तो 1985 में इसके बारे में कंप्लीट पता चला था। देख आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।